दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखिका प्रियंका गोस्वामी की लिखी स्लीप स्टोरी, क्या चलते चलते रुक गया पेड़। कहते हैं कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए, लेकिन इंसान की हसरतों ने कभी उसका पेट ही नहीं भरा। वो हमेशा तलाश में रहा, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हों तो क्या हमें उसमें रहकर उन पलों की खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए? ज़्यादातर यही होता है, जो हमारे पास होता है हमें उसकी अहमियत नहीं होती, लेकिन जब वो चला जाता है तब उसके लिए तड़पते हैं। प्रकृति को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। एक समय था जब हमारे पास सब कुछ था, साफ नदियाँ, छोटे बड़े जंगल, अच्छा मौसम, घरों के आंगन में आती गौरैया और अलग अलग तरह के पंछी। कितना कुछ था, और उसी तरह हम भी बड़े अच्छे और स्वस्थ थे। लेकिन फिर वही हुआ, इंसानी हसरतें कभी खत्म नहीं हुई और एक एक करके सब धीरे धीरे हमसे दूर होता चला गया। तो आज हमने सोचा कि आपको थोड़ा उसी दौर में अपनी इस कहानी के जरिए वापस ले जाएं। कहानी का नाम है क्यों चलते चलते रुक गया पेड़। और इस कहानी के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि हमारी कहानी का मुख्य किरदार एक पेड़ है। लेकिन सिर्फ पेड़ ही नहीं, कहानी में पेड़ का एक दोस्त भी है, जो कि एक बहुत ही अरे मैं तो भूल ही गई। हमारी कहानियों को सुनाने से पहले हमें आपके मन और दिमाग का भी तो ख्याल रखना होता है। तो इस कहानी का लुत्फ उठाने से पहले हमेशा की तरह पहले कुछ तैयारी कर लें। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए और अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा कर लीजिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके गले और नाक में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है
और कैसे वो आहिस्ता से वापस बाहर निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। जी, तो अब आप तैयार हैं और तैयार है हमारी कहानी भी। रोहन कई सालों के बाद अपने घर जा रहा था। वो कई सालों से विदेश में था और उसका परिवार देश में। परिवार में उसके माँ बाप और दादा दादी थे। सबका लाडला रोहन अपने दादू के बहुत करीब था। बचपन से वो अपने दादू के साथ ही रहता था। उन्हीं के साथ खाना, सोना और खेलना। दादू उसे सुंदर सुंदर कहानियां सुनाते। उनका रिश्ता दादा पोते का होने के साथ साथ दोस्ती का भी था। दरअसल वे उसके लिए उसके दादू, टीचर, परिवार, दोस्त सब कुछ थे। करीब 3 साल हो चुके थे जब वो अपने दादू से नहीं मिला था। तो अब वक्त था दादू के साथ मस्ती का। दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। नई तरह की बीमारियां, मौसम में बदलाव और तमाम तरह की चीजें आ गई हैं। सफर में डूबे रोहन ने सोचा। उसका सोचना बनता भी था। आखिरकार रोहन पेशे से एक एनवायरमेंटलिस्ट था, इसीलिए प्रकृति के करीब भी था। खैर, सफर पूरा हुआ और वो आ पहुंचा अपने देश। लेकिन 3 साल में शहर बदल चुका था। घर के आसपास बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई थी। लेकिन ये तो होना ही था। ये सब विकास का हिस्सा है। यही सब देखते देखते रोहन घर पहुंचा और फाइनली अपने परिवार से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसके दादू में तो मानो नई जान सी आ गई हो। रोहन के आते ही वे ऐसे मस्त हो गए कि दुनिया में रोहन के अलावा कोई और है ही नहीं। रोहन की दादी तो शिकायत करने लगी थी कि इतने वक्त से तो घुटने के दर्द की शिकायत करते थे, लेकिन रोहन के आते ही मानो सारा दर्द उड़न छू हो गया हो आपका। मैंने आपको बताया था ना, दादू और रोहन का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। वैसे दादू की बात करें तो वो किसी हट्टे गट्टे नौजवान से कम नहीं थे। वे भी रोहन की तरह एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। उनके जीवन का ज्यादातर हिस्सा जंगलों में बीता। पंछी, पेड़, जंगल, जानवर, यही सब उनके जीवन का हिस्सा था। अब रिटायर हुए तो ये सब भी पीछे छूट गया। कोई अगर उनकी जिंदगी की किताब को खोलकर देखेगा तो पाएगा कि उनका कोई दोस्त भी नहीं था। बस जो था वो प्रकृति थी और उनका ये छोटा सा परिवार। खैर, दादू के तो अब आराम और रोहन के साथ मस्ती करने के दिन थे। और रोहन के साथ वो इस बार ये भरपूर कर रहे थे। सुबह दोनों साथ में घूमने जाते, योगा करते,
कभी किचन में बढ़िया बढ़िया रेसिपी ट्राई करते, और जब कुछ करने को नहीं होता तो मजे से सुस्ताते। हालांकि शाम को रोहन अपने यार दोस्तों से मिलने निकल जाता था। बस यही वक्त होता था कि वो और दादू साथ नहीं होते, वरना पूरा दिन घर पर बस दादू और रोहन के ठहाके लगते रहते थे। दादी और रोहन की मम्मी दोनों ही शिकायत करती रहती कि इन दोनों को तो एक दूसरे के सिवा कोई दिखाई ही नहीं देता। उन दोनों की यारी थी भी गजब की। दोनों एक दूसरे की इशारों की भाषा भी समझ जाते थे। दिन बीत रहे थे कि एक दिन रोहन ने बताया कि वो 4 दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। दादू को उसका ना होना खलता था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी आजादी छीन ले। इसलिए दादू ने रोहन के साथ जमकर खरीदारी की, उसका सामान पैक करने में उसकी मदद की और जाते हुए उसके लिए उसका फेवरेट सैंडविच भी पैक करके भेजा। हालांकि घर में किचन दादी और मम्मी ही संभालती थी, लेकिन रोहन का फेवरेट सैंडविच तो दादू ही बनाते थे। खैर, रोहन दोस्तों के साथ घूमने गया और 4 दिन तक दादू और घर में शांति रही। लेकिन 4 दिन बाद धमा चौकड़ी फिर से शुरू हो गई। दादू खुद रोहन को एयरपोर्ट लेने गए थे। घर आने के बाद रोहन ने सबको अपने सफर के किस्से बताए और दादू पूरे दिल से सब सुनते रहे। अचानक रोहन बोला, दादू, आपको भी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अचानक वो बोलते बोलते खामोश हो गया, क्योंकि रोहन जानता था कि दादू का कोई दोस्त नहीं था। इतने में दादी बोली, अरे ये बहुत आलसी हैं, मैं कितना कहती हूँ कि चलो कहीं चलते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें मेरे साथ कहीं जाना ही नहीं होता। दादी के ताने सुनकर दादू बोले, याद है तेरे साथ जब भी घूमने जाता था तो क्या होता था? एक दिन बाद तुम्हें बोरियत आ जाती थी और फिर घर जाने की रट लगाती थी। अब दादू की बात सुनकर दादी कैसे चुप रहती, वो भी बोल पड़ी, रोहन, सुन रहा है तू? मुझे बोरियत आती थी बोल रहे हैं। अब जब देखो नदी, पहाड़, जंगल, कोई कितना देख लेगा ये सब। इनको हमेशा वहां जाना होता था जहां न भीड़ हो न गाड़ी, मतलब बिल्कुल सुन्न सपाटा। अब ऐसे में कोई बोर नहीं होगा क्या? कोई तो चाहिए बात करने के लिए, इनसे भी कोई कितनी बात करे। घूम फिर कर इन्हें या तो ट्रैक कराना होता था या शांति से जंगलों के बीच बिठाना होता था। उफ, तेरे माँ बाप इन मामलों में सही है। मुझे तो उनके साथ मजा आता है। पिछली बार गोवा गए थे, बहुत मजे किए हमने। ये तो वहां भी लापता थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। लापता सुनकर रोहन बड़ा चौंक सा गया और एकदम से दादू को छेड़ते हुए पूछा, दादू, क्या बात है? आप गोवा में कहाँ लापता हो गए थे? दादू ने त्योरी चढ़ाकर कहा, धत पगले, मार खाएगा। कुछ नहीं,
वहां एक जगह देखी मैंने। ताज्जुब की बात थी, वहां कोई भीड़ भड़ाका नहीं था। इतनी शांति थी वहां कि बता नहीं सकता। वहीं टहल आता था। दादू ऐसे ही थे। उन्हें प्रकृति के करीब रहना पसंद था। वो कहते थे कि प्रकृति की शांति में ढेर सारे संवाद होते हैं जिन्हें सुनकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन जरूरत है तो बस उसे महसूस करने की। खैर, ये चर्चा चलती रही, लेकिन दादू मानो कहीं और पहुंच गए थे। रोहन की बात कि दादू आपको भी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए, उनके दिल में लग गई थी। वो खामोशी से उस बातचीत के बीच से उठे और अपने कमरे में सोने चले गए। रोहन अपने दादू को जानता था और कहीं ना कहीं वो भी समझ चुका था कि दादू को बात बुरी लगी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि दादू से कैसे बात करे। इसीलिए वो दादी से पूछता है कि क्या किया जाए दादी। तो दादी उसे बताती है कि थोड़ा समय दो, वे ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो वक्त अकेले बिताना रोहन के लिए बहुत मुश्किल था। दादू बात तो कर रहे थे, लेकिन दादू के अंदर पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा था। वे दोनों साथ में अब भी घूमने जाते, योगा करते, खाना खाते, लेकिन इन सब में एक लय मिसिंग थी। लेकिन रोहन की अब भी हिम्मत नहीं थी कि वो दादू से कुछ बोल सके या कुछ पूछ पाए। हालांकि उसने 2 से 4 बार कोशिश की थी, लेकिन जवाब में दादू अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, ऐसा कहकर निकल जाते। दादू को कैसे वापस पहले जैसा किया जाए, ये सवाल दिन रात रोहन के जहन में घूमता रहता। ऐसे ही एक रात सोचते सोचते वो दादी के पास गया। अब उसने सोचा कि दादी तो बीवी है, जरूर लड़ाई झगड़े के बाद मनाने का तरीका भी जानती होगी। बस फिर क्या था, वो दादी के कमरे में गया और दादी को चुपके से उठाते हुए अपने साथ बाहर वाले कमरे में चलने के लिए कहा। दादी आई और रोहन से पूछा कि माजरा क्या है। रोहन ने कहा कि दादी, इतने दिन हो गए हैं, दादू पहले की तरह बातें नहीं कर रहे। मैंने जो बोला उसके लिए मुझे सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया। मुझे माफी मांगनी है, लेकिन दादू नॉर्मल हो ही नहीं रहे। मैं बात कैसे करूं? दादी ने पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि दादू तुझसे गुस्सा नहीं है, वो बस अपने जोन में है, अपना विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, इसीलिए चिंता न कर और सो जा आराम से। दादी की बात सुनकर रोहन को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसके अंदर कोलाहल चालू ही था। अगली सुबह वो दादू के साथ मॉर्निंग वॉक जाने के लिए उठा, लेकिन उसने जब
दादू के कमरे में देखा तो पाया कि दादू अभी तक सो ही रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि दादू सुबह की वॉक मिस कर दे और सोते ही रहे। रोहन ने सोचा कि कहीं दादू की तबीयत तो खराब नहीं हो गई और जल्दी से उनके पास गया। जो सोचा था वो सही निकला। दादू की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें तेज बुखार था। रोहन को बहुत बुरा लगा और इसकी आंखों में आंसू आ गए। रोहन को ऐसे देखकर दादू उठ बैठे और कहा कि अरे पगले, मौसम बदल रहा है, हल्की हरारत हो जाती है। अभी देखना, तेरी माँ और तेरी दादी के घरेलू नुस्खों से मैं कैसे ठीक हो जाता हूँ। रोहन ने अपने दादू को गले लगा लिया और सॉरी कहा। दादू ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि अरे बेटा, सॉरी क्यों बोल रहे हो? इस पर रोहन ने कहा कि आप मेरी दोस्त वाली बात पर दुखी हुए ना? दादू ने हंसकर कहा नहीं बच्चे, इसमें क्या दुख होना, इतनी छोटी सी बात पर कौन दिल दुखाता है। इतने में रोहन की माँ काढ़ा लेकर आ गई और रोहन से कहा कि दादू को आराम करने दे। रोहन ने बात मानते हुए दादू से कहा कि जब जाग जाओगे तो आवाज लगाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। दादू ने प्यारी सी स्माइल दिए हाँ में सर हिलाया। खैर, सुबह थी तो रोहन को सैर पर निकलना था, लेकिन आज दादू साथ में नहीं थे। वो ये सोच ही रहा था कि तब तक जूते पहने दादी आ गई और बोल पड़ी, आज तेरी सैर की साथी मैं हूं। रोहन दादी को देखकर बड़ा खुश हुआ और दोनों के दोनों चल पड़े मॉर्निंग वॉक पर। रोहन थोड़ा चुप चुप था और दादी वजह जानती थी, इसीलिए खुद बोल पड़ी, तेरे दादू ना बहू और बीवी से सेवा करने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं। अब भला ये कोई उम्र है धमा चौकड़ी करने की? कहा था मैंने कि रोहन छोटा बच्चा थोड़े है, खुद आ जाएगा, लेकिन नहीं, इन्हें तो बारिश में तुझे एयरपोर्ट लेने जाना था। अब हो गया ना सर्दी जुकाम। रोहन हंसा और कहा, अरे दादी, हमारे दादू जवान लड़कों से कम है क्या? सुबह मुझसे भी तेज चलते हैं और उसके बाद भागते हैं और फिर योगा भी। उफ, मैं तो थक जाता हूं। दादी बोली, हाँ, ये तो सही कहा तूने, वो बड़े स्वस्थ रहते हैं, हमेशा से ही फुर्तीले रहे हैं। बताते हैं कि बचपन में बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ जाते थे, अपने दोस्तों के साथ नदियां तैर कर एक ओर से दूसरी ओर छलांगे लगाते थे। दोस्त शब्द सुनकर रोहन के कान खड़े हो गए और उसने दादी से तुरंत पूछा, दादी,
क्या आप कभी दादू के किसी दोस्त से नहीं मिली? पापा कहते थे कि उन्होंने दादू के किसी दोस्त को नहीं देखा। इतने में दादी बोली कि नहीं, मैं किसी दोस्त से तो नहीं मिली, लेकिन तेरे दादू के बचपन में कई दोस्त थे, लेकिन उनका एक पक्का दोस्त था जो उन्हें बहुत प्यारा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी से दोस्ती नहीं की। रोहन ने पूछा, ऐसा क्यों? किसी से दोस्ती क्यों नहीं की? तो उस पर दादी बोली कि क्यों का तो नहीं पता, तेरे दादू ने उसके बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की। दरअसल पूरी दुनिया में शायद मैं ही हूँ जिससे उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा होगा। मैंने भी उन पर जोर नहीं डाला कि वे बताएं, क्योंकि उस दोस्त की बातें सुनकर या उसके जिक्र भर से तेरे दादू मायूस हो जाते थे और उन्हें मैं मायूस नहीं कर सकती थी। इसीलिए पूरी कहानी कभी नहीं सुनी। दादी बात खत्म करती जा रही थी, लेकिन रोहन के मन और दिमाग में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। लेकिन दादी को खुद खास जानकारी नहीं थी, इसीलिए रोहन उनसे पूछता भी तो क्या पूछता। लेकिन अचानक रोहन पूछ पड़ता है, दादी, वो दोस्त कौन था और कहाँ है? दादी पलटकर जवाब देती है, वो दोस्त उनके गांव में है और वो एक पेड़ है, एक पेड़ जो कभी चलता था। वो एक पेड़ है। सुनकर रोहन सकते में आ जाता है और उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वो दोस्त उनके गांव में है और वो एक पेड़ है, एक जलता हुआ पेड़। दोस्तों, मुझे पता है कि रोहन के साथ आपके मन में भी दादू के दोस्त के बारे में कई ख्याल आ रहे होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब तो दादू ही दे सकते हैं, जो फिलहाल सो रहे हैं। यानी कि आपको भी सोना चाहिए। कहानी की अगली कड़ी में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिरकार वो कौन सा पेड़ था जो चलता था, और दादू की पेड़ के साथ ऐसी कौन सी दोस्ती हुई जिसके बाद उनका कोई दोस्त ही नहीं बना। जवाब मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, लेकिन तभी जब आप लेंगे सुकून की नींद। इसीलिए अपनी आंखें बंद करके गहराई से महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर सुकून है। आपका मन और दिमाग शांत है। आपके सिरहाने सुंदर सपने आपके सोने का इंतजार कर रहे हैं और नींद आपकी आंखों में भर रही है। वो धीमे धीमे आपकी आंखों को छू रही है। अब आपकी आंखें भारी हो रही है।
आपने हौले से अपनी आंखों को बंद कर लिया है। आपकी सांसों की लोरी आपको नींद की बाहों में थपकियां देकर सुला रही है। थपकी बरकरार है और नींद गहरी होती जा रही है, होती जा रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए आपके अपने प्यारे से ऐप नींद को इंस्टॉल करें।